हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, CUET 2022 के लिए तैयार बिल्कुल हो गए होंगे, करवा रहे हैं हम बहुत अच्छे से आपको तैयारी। तो बिल्कुल हम अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स पाने के लिए बहुत अच्छे से रेडी हैं, क्यों बच्चों। और इस CUET 2022 के लिए जो हमें बेसिक टॉपिक्स जिन पे हमें थोड़े फोकस करने होंगे, उन टॉपिक्स को लेके हम आपके सामने आ ही रहे हैं अलग अलग वीडियोज़ के थ्रू। तो लास्ट वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन के बेसिक्स सीखे थे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, तो उसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हुए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर एंड द टॉपिक इन कंटिन्यूएशन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में तो जनरल एसेक्सुअल का जैसे बडिंग वडिंग ये सब हमने कर लिया था, फिशन विशन सारा देख लिया था। अब हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स की, प्लांट्स में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो बेसिकली प्लांट्स में भी ऐसा होता है कि प्लांट्स के कुछ पार्ट्स को वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि प्लांट के ही वेजिटेटिव पार्ट को यूज़ करके नया प्लांट को ग्रो करना, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है ये भी। क्यों? क्योंकि कुछ अलग से गैमेट फॉर्मेशन या जाइगोट फॉर्मेशन ये चीज़ें हो नहीं रही हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व हो नहीं रहा है, उसी पेरेंट का प्लांट का जो कोई भी पार्ट है उसी को यूज़ करके नया प्लांट आ रहा है। तो टेक्निकली दिस इज़ एसेक्सुअल ओनली, बट टर्मिनोलॉजी बॉटनी या प्लांट में थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। तो इसीलिए इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। तो यहाँ पर जो प्रोपग्यूल का मतलब है वो यही है कि प्लांट पार्ट, ओके। तो कोई भी प्लांट पार्ट को यूज़ करके, तो प्रोपग्यूल्स दे आर द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। अब आप इसमें वेरियस वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स देख रहे हो, जैसे कि ये पोटैटो का ये ट्यूबर है, ठीक है, ट्यूबर बोलते हैं। ये पोटैटो में जो आईज जैसे नहीं लगे हुए होते हैं, ये एक एक्चुअली स्टेम मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ट्यूबर इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो आलू जो होता है उस पर ये आईज लगे होते हैं। आप एक आलू को वैसे भी बहुत दिनों तक छोड़ देते हैं तो आप उस पर देखते होगे वो उसके जर्मिनेशन चालू हो जाता है, उसके इस तरह के वो निकल जाते हैं, ठीक है। और आलू को कहीं भी लगा दोगे तो ये नया प्लांट को गिव राइज करने की कैपेसिटी रखता है। सो स्टेम ट्यूबर पोटैटो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, इज अ वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। सिमिलरली ये आपको जिंजर जो है ये कहलाता है राइजोम। इसका ये जो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल है ये राइजोम कहलाता है, जो आपको जिंजर में देखने मिलेगा। इस पे भी ये नोड्स हैं इन जगहों पे जहाँ से जर्मिनेशन पॉसिबल है, क्योंकि मैंने कहा ये भी एक स्टेम है, दिस वन इज़ ऑल्सो अ स्टेम। तो स्टेम जो होते हैं उन पे क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, और नोड्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो नए उसको गिव राइज कर पाते हैं, ठीक है। तो राइजोम भी एक स्टेम मॉडिफिकेशन है, जो जिंजर का राइजोम आपने देखा होगा, जिंजर पे रख दो बहुत दिनों तक तो जर्मिनेशन चालू हो जाता है, तो जिंजर के थ्रू भी नया प्लांट ग्रो करा जा सकता है, ठीक है। सो इट्स राइजोम। सिमिलरली दिस इज बल्बिल। अगेव होता है ना, अगेव, उसके जो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल होता है, इस बल्बिल को लगा दो कहीं भी, देख रहे हो जरे हैं, तो इसको लगा दो कहीं पे तो नया अगेव आ जाएगा। उसी तरीके से ब्रायोफाइलम लीफ बर्ड्स, देख रहे हो लीफ के नॉचेस पे ये इस तरीके से एडवेंटिशियस बर्ड्स आ जाते हैं, फिर इंडिविजुअल बर्ड्स को लगा दो तो नया प्लांट आ जाएगा। तो इन सब तरीक़ों से कुल मिला के एक नया प्लांट आ रहा है। सिंस नया प्लांट आ रहा है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाया, अंडरस्टूड। एंड दिस इज़ ऑफसेट ऑफ वाटर हायासिंथ। तो वाटर हायासिंथ जो होता है, जो टेरर ऑफ बंगाल माना जाता है, ठीक है, ये ऑफसेट की मदद से ग्रो होता है। मतलब इसके बीच में ना ऐसे करके एक ऐसे लंबा सा ऑफसेट लगा होता है और इसकी मदद से बहुत तेज़ी से फैलता है ये, बहुत तेज़ी से। तो हर ऑफसेट के बाद एक नया वाटर हायासिंथ, हर ऑफसेट के बाद एक नया वाटर हायासिंथ, पूरा का पूरा पॉन्ड ऐसे कवर कर लेता है जैसे कि वहाँ पर पॉन्ड है ही नहीं, दिखता ही नहीं है पॉन्ड। इतना डेंजर ये कवर कर लेता है चीज़ों को। इसी को यहाँ पे आप रिटर्न में देखो, बर्ड्स है, जैसे कि आईज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर दैट कैन बी यूज्ड एज वेजिटेटिव प्रोपग्यूल।
राइजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर याद रखना, इवन बनाना जो है वो राइजोम्स के थ्रू कल्टीवेट होते हैं। तो जिंजर एंड बनाना का राइजोम जो मैंने वहाँ दिखाया, ठीक है। बड्स एंड राइजोम्स अराइज फ्रॉम नोड्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम, ये मैंने समझाया आपको कि ये मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। एंड द नोड्स कम इन कॉन्टैक्ट विद डैम सॉइल एंड वाटर एंड प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। ये एप्लीकेबल है इवन शुगर केन के लिए, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। जो शुगर केन है हमारा वो भी क्योंकि स्टेम से होता है, तो शुगर केन के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि स्टेम शुगर केन को भी जो वेजिटेटिवली प्रोपगेट करते हैं वो स्टेम के थ्रू करते हैं, तो स्टेम के वही नोड्स, सेम ये कॉन्टैक्ट, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम वो दिख ही रहा है आपको, अगेव का बल्बिल दिख ही रहा है, ऑफसेट वो आ ही गया। उसके अलावा रनर, सकर, ट्यूबर, बल्ब, ये सब वेजिटेटिव प्रोपग्यूल है। रनर जो है वो आपको मिल जाएगा, रनर जो है वो आपको मिल जाएगा ग्रास में। ग्रास, दूब ग्रास देखे ऐसे उखाड़ते हैं तो पूरी लड़ी आ जाती है, दैट इज़ रनर। और ये जो है ये आपको मिल जाएगा मिंट में। ट्यूबर पोटैटो हो ही गया, बल्ब आपका आ गया अनियन। तो ये सब मॉडिफाइड स्टेम्स हैं जो अलग अलग तरीक़ों से मॉडिफाई होके और फंक्शन करते हैं, ठीक है बच्चों। सो अनियन, इवन गार्लिक, ये सब दोनों बल्ब्स हैं। तो इनको देखते हो, अनियन को भी रख दो पानी में तो उसकी वो जड़ें निकल आती हैं कि नहीं आती हैं। तो they all are capable, why are they vegetative propagules? Because they all are capable of giving rise to new plant body। तो ये रिप्रोडक्शन हो गया, इसीलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इससे क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हो जाएंगे? एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पहला तो है फास्ट है, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसीलिए इकोनॉमिकली बेनिफिट, इकोनॉमिकली बेनिफिट हो जाते हैं, क्योंकि फास्ट है तो किसी का भी प्रोडक्शन तेज़ी में करवा के इकोनॉमिकली बेनिफिट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेन एडवांटेजेस। और क्या लिख सकते हैं, हाँ, सीडलेस प्लांट्स कैन बी ग्रोन बाय दिस वे, जैसे कि बनाना सीडलेस होता है तो उसको फिर वेजिटेटिवली ही प्रोपगेट किया जा सकता है। सो दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फाइन बच्चों, अब आगे देखते हैं और क्या है हमारे लिए। सो अदर एसेक्सुअल, ये तो मैं आपको करवा चुकी हूँ, अदर एसेक्सुअल वाला, ज़ूस्पोर, कॉनिडिया एंड जेम्यूल्स। तो स्ट्रक डायग्राम मैंने वहाँ बना दिया था, यहाँ पे ये डायग्राम दिए हुए हैं। बट आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी एंड फंगी। तो जो एल्गी और फंगी होते हैं इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कॉमन होता है, लेकिन जब एडवर्स सिचुएशंस आती हैं तो एडवर्स सिचुएशन में क्या होता है कि ये लोग भी सेक्सुअल मेथड पे शिफ्ट कर जाते हैं, तो दे कैन शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड हायर प्लांट्स जो होते हैं, हायर प्लांट्स के केस में ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल दे शो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनिमल के केस में हम देखें तो दे शो मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह का रिप्रोडक्शन आपको देखने मिलेगा, ये उसकी बात हो गई। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि एल्गी फंगी जो है वो क्यों एडवर्स सिचुएशंस में शिफ्ट करते हैं, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो उसके फ़ायदे क्या हैं ये समझना होगा, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आपको कि शुगर केन का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत कोने में एनसीईआरटी में छिपे हुए तरीके से लिखा हुआ है। शुगर केन का कैसे करेंगे, तो स्टेम कटिंग के थ्रू करेंगे हम,
बनाना का बहुत छुपे हुए तरीके से लिखा हुआ है, तो बनाना को हम राइजोम से कल्टीवेट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये चीज़ें एनसीईआरटी में बहुत छुपे हुए लाइंस में लिखी हुई हैं। और ये बात भी लिखा हुआ है कि नोड्स जो होते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन में, नोड्स होते हैं, नोड्स से ही नए प्लांट ओरिजिनेट हो पाते हैं, बिकॉज नोड्स को डैम्प सॉइल और वाटर अगर आप दे देंगे तो वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेके देन इट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। ये ध्यान रखना, नोड्स से क्यों अराइज हो पाते हैं सब चीज़ें, तो नोड्स में क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ये ध्यान रखना। इसकी वजह से दे आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू प्लांट पार्ट्स। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सारा डिटेल। और इसी तरीके से क्वेश्चंस भी आपके जो होंगे वो इन्हीं में से आएंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो यू नो पॉइंट्स उठा के दे देंगे राइजोम से, भाई इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय यूजिंग राइजोम, तो अब बनाना, जिंजर, ऐसे करके पेयर 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 दे देंगे, तब आपको पता होना चाहिए ना। तो ऐसे करके इन चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज़ द रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। यानी कि मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, या तो सेम इंडिविजुअल, सेम इसलिए बोला गया है क्योंकि आपने सुना होगा हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स। हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही ऑर्गेनिज्म में है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के केसेस में सेम इंडिविजुअल गैमेट प्रोड्यूस करता है। और अदरवाइज जिसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, ये जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स है, इसका टेक्निकल टर्म क्या हो जाता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो जिसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों जो है मेल फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं और अलग अलग गैमेट बनाते हैं। इससे क्या होता है, रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंग्स देमसेल्व्स। यानी इसका ये होता है कि पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग, ठीक है, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं हो, मतलब दे आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। ये ध्यान रखना है क्योंकि एसेक्सुअल में यही चीज़ था कि ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड दे आर द क्लोन्स। ये पढ़ा था ना हमने एसेक्सुअल में, तो यहाँ पे कोई क्लोन व्लोन नहीं होता, यहाँ पे दे आर नॉट आइडेंटिकल। आप कह सकते हो सिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर यानी कि फीचर वाइज, कि जो बॉडी फीचर्स हैं उसके हिसाब से तो सिमिलैरिटी है, बट वैसे आइडेंटिकल नहीं होते हैं। फाइन बच्चों, ये आपके डायग्राम में दिखाया हुआ है कैसे ये ओव्यूल है, ये सब है। देन इट इज़ इलैबोरेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और क्या फीचर है, इलैबोरेट है, कॉम्प्लेक्स है, स्लो है, लंबा चलता है ना रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल वाला ह्यूमंस का ही देख लो, ह्यूमंस में 9 मंथ्स का पूरा जेस्टेशन चलता है, सोचो। कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा आराम से तो होने से रहा, स्लो भी है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल, क्योंकि एसेक्सुअल मैंने आपको बताया कितना फास्ट होता है। तो एसेक्सुअल मैंने बताया आपको कि कितना फास्ट होता है एंड कंपैरेटिवली सेक्सुअली स्लो। नाउ अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद ही कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो वो सेक्सुअल मैच्योरिटी के आने पे जैसे रिप्रोडक्शन करता है तो लाइफ जो है वो अलग अलग फेजेस में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो वो अलग अलग फेजेस यानी कि सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक तो होगा प्री रिप्रोडक्टिव फेज़, यानी कि रिप्रोडक्शन करने से पहले का फेज़, एक होगा प्रॉपर रिप्रोडक्टिव फेज़, ठीक है, और एक होगा आफ्टर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़। तो वो जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ है, यानी जब वो तैयार नहीं हुआ है, अभी मैच्योर नहीं है, अभी अर्ली लाइफ है, तो वो प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ को कहा जाता है जुवेनाइल फेज़ इन एनिमल, और प्लांट के केस में ये वेजिटेटिव फेज़ कहा जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ जुवेनाइल एंड वेजिटेटिव फेज़। तो ये फेजेस हो गए। उसके बाद में अब हायर प्लांट्स में
फ्लावरिंग इंडिकेट द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज यानी बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, क्योंकि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द हायर प्लांट्स, ठीक है। तो फ्लावरिंग का होना ये कंफर्म करता है कि ठीक है वेजिटेटिव पार्ट हो चुका है, अब वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें थोड़ा सा प्लांट के केस में ना प्रॉब्लम है, क्यों है, क्योंकि प्लांट के केस में ना अलग अलग वो हैं आपके, मतलब एग्जाम्पल्स अलग अलग मिलेंगे। जैसे ये देखो एनुअल है, बाइनियल है। एनुअल यानी कि 1 साल में ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने वाला, बाइनियल यानी कि जो 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। यानी कि 1 साल की बात करें तो शुरू के कुछ महीने तो इन्होंने प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ यानी इनका वेजिटेटिव फेज़ था जिसमें ये बॉडी ग्रो कर रहे हैं ऑल दैट। फिर बाद के 3-4 महीनों में क्या कहिए कि रिप्रोडक्शन किया, फ्लावरिंग किया, फ्रूटिंग किया, सब कुछ हुआ और एंड में धीरे 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 ख़त्म हो गए। तो ये हो गए आपके एनुअल प्लांट्स। तो जितनी भी ये क्रॉप प्लांट्स होते हैं ना वैसा 1 साल में ही मतलब काम ख़त्म। बाइनियल प्लांट्स होते हैं, बाइनियल यानी 2 साल में अपना लाइफ करते हैं। जैसे कैरेट वगैरह होते हैं 2 साल लग जाते हैं। तो एक पहला साल तो वेजिटेटिव चलता है, अगले साल फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब होता है, फिर ख़त्म, तो वो बाइनियल होते हैं। सो इन सब में क्या है कि हमें पता होता है कि ठीक है हाँ इतना जो है ये इनका वेजिटेटिव है, इतना जो है ये इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये एंड पार्ट एंड देन ख़त्म। तो दिखता है, मतलब ये आप डिवीज़न जो बोलते हैं रिप्रोडक्शन या फेजेस ऑफ लाइफ को डिवाइड करना हो तो ये आपको एनुअल बाइनियल में आसानी से हो जाएगा प्लांट के केस में। लेकिन जहाँ पर पेरेनियल प्लांट्स हैं, पेरेनियल जो एवर लास्टिंग है, जो लॉन्ग लाइफ वाले हैं, तो ऐसे प्लांट्स में ये फेजेस बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो तो पेरेनियल है, थ्रू आउट रहते हैं। तो और फ्लावरिंग जैसे मैंगो है, अब मैंगो पेरेनियल है, बहुत सालों तक टिका रहता है, लेकिन फ्लावरिंग तो हर साल कर जाता है। तो ऐसे केसेस में फिर आप कैसे डिवाइड करोगे उसके, वो चीज़ है, समझ रहे हो। तो उसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है जो अनयूजुअल, जिनके लाइफ के फेजेस डिवाइड करना मुश्किल है। तो इसमें आपको एक तो बैम्बू का एग्जाम्पल है कि वो एक ही वंस इन देयर लाइफ टाइम ये फ्लावर करता है, लाइक आफ्टर 50 to 100 years, एंड देन दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड देन दे डाई। तो ये तो बैम्बू का हो गया। उसी तरीके से स्ट्रोबाइलैंथस कुंथियाना, नीला कुरांजी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम जो है वो नीला कुरांजी है, जो केरला के पेड़ों पे पाया जाता है, साउथ इंडिया में बेसिकली पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखो ऐसा दिखता है, पूरा पहाड़ ऐसा हो जाता है और हर 12 साल पे फ्लावर करता है ये। और ये देखो बैम्बू के फ्लावर्स देखो ऐसे लगते हैं, कभी देखे भी हैं, क्यों, क्योंकि 50 से 100 साल में तो एक बार करता है, तो वंस इन अ लाइफ टाइम भी हम देख पाएंगे। और ये तो हर 12 साल पे फ्लावर करता है। अभी ये फ्लावर किया था 2018 में, खूब गए थे टूरिस्ट इसको देखने, खूब गए थे। फिर अब 2030 में फ्लावर करेगा, तब तक वेट करना पड़ेगा हम सबको, उससे पहले तो हम देखने से रहे। बट पॉइंट ये है कि ऐसे केसेस में आप क्लियर कट जो डिवीज़न है वो कैसे करा पाओगे, नहीं हो पाता ना बच्चों। तो प्लांट के साथ थोड़ा ये इशू है, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल बिंदास है, एनिमल ठीक है, मतलब एनिमल्स में कोई दिक्कत नहीं आता। एनिमल्स में जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, यानी कि जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करने वाले होते हैं तब उनमें थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल आप जानते हो दैट इज एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल यानी एक्सटर्नल फीचर्स हो गया, फिजियोलॉजिकल जो इंटरनल फंक्शनिंग होती है बॉडी की वो हो गया। तो एक्टिव रिप्रोडक्शन से पहले ये चेंजेस होते हैं, जैसे मेल्स में, फीमेल्स में अपने अपने हिसाब से चेंजेस हो गए हैं, होते हैं, वॉइस वगैरह चेंजेस आते हैं। फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड फेमिनिन डेवलपमेंट पूरा होता है, मेल्स में जो है वो मैस्कुलिन डेवलपमेंट पूरा। तो ये सब मॉर्फोलॉजिकल एंड ये सब चेंजेस आते हैं एंड देन दे फाइनली दे आर रेडी फॉर रिप्रोडक्शन। एंड बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली, मतलब अभी अपने पास में 2 तरह के ब्रीडर्स अपने पास हैं, एक होते हैं सीजनल ब्रीडर, एक होते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर।
सीजनल वो जो ऑब्वियसली आपने सुना होगा ना, डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते हो, नेशनल ज्योग्राफिक, तो उसमें बताते हैं ना कि ये अपने अभी ब्रीडिंग सीजन चल रहा है और अभी ये ब्रीड करेंगे, अदरवाइज दे डोंट ब्रीड इन नॉर्मल अदर डेज। तो एनिमल्स में प्रॉपर एक ब्रीडिंग सीजन आता है, वो उसी समय ब्रीड करेंगे, उसके अलावा वो नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ वाई ऐसे जैसे कि बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी एक पर्टिकुलर टाइम पे एग ले कर सकते हैं, हमेशा नहीं कर सकते। और उसके अलावा जो डॉग्स वगैरह हैं, कैट्स हैं, ये सब सीजनल होते हैं क्योंकि हमेशा नहीं कर पाते हैं। वेर एज जो ह्यूमंस होते हैं दे आर कंटिन्यूस ब्रीडर्स, क्योंकि उनमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है, वो कभी भी ब्रीड कर सकते हैं। फाइन बच्चों, तो ये है कि नेचुरल बर्ड्स जब ब्रीड करते हैं तो वो सीजनल करेंगे, लेकिन पोल्ट्री वाले फार्म में जो बर्ड्स होती हैं, जो वहाँ पे रखे हुए होते हैं फाउल्स, वो लोग कंटिन्यूस ब्रीड कर पाते हैं, बिकॉज उनमें तो आर्टिफिशियली चीज़ें कराई जाती हैं। तो आपको इन जनरल पूछा जाए बर्ड्स क्या हैं, तो सीजनल ब्रीडर ही रखेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियली तो हम बहुत कुछ कराते हैं, तो उनके लिए थोड़ी ना मानेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले में आपको ध्यान रखना है 2 पॉइंट। एक है सीजनल ब्रीडर और एक है कंटिन्यूस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर्स में ये आ गए आपके ये बर्ड्स वगैरह, कंटिन्यूस में आ गए आपके ह्यूमंस। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। दैट्स इट, इस पॉइंट पे तो यही रखेंगे हम ध्यान। आगे देखते हैं कि द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल, प्लेसेंटल मैमल यानी कि ह्यूमंस, एप्स, ये सब, उनका जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं इन ओवरीज एंड एक्सेसरी डक्ट एंड हार्मोन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। तो जो नॉन प्राइमेट होते हैं जैसे कि काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग्स, टाइगर एक्सेट्रा, इनमें ईस्ट्रस साइकिल होता है। ठीक है, एंड प्राइमेट जैसे कि मंकीज, एप्स, ह्यूमंस, इनमें होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ईस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल में क्या डिफरेंस है? तो ईस्ट्रस, जस्ट मोमेंट, ईस्ट्रस मैं यहाँ लिखती हूँ, ईस्ट्रस जो होता है ये लाइफ लॉन्ग चलता है। ठीक है, इसमें यूट्राइन ब्लीडिंग नहीं होता है, ये नहीं होता है। ओके, और नॉन प्राइमेट्स में होता है। तो यूट्राइन ब्लीडिंग नहीं है, लाइफ लॉन्ग हमेशा चलता है। जब जब सीजन, जिस समय ईस्ट्रस साइकिल चलेगा उसी समय उनका ब्लीडिंग साइकिल स्टार्ट होता है। वेयरएज मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलता, एक सर्टेन एज होता है ना, मेनोपॉज आ जाता है उसके बाद में। तो जस्ट ऑपोजिट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल में क्या करेंगे? मेंस्ट्रुअल में लाइफ लॉन्ग नहीं होता, यूट्राइन ब्लीडिंग होता है, और ये हो गया प्राइमेट्स में, क्योंकि यहाँ मेनोपॉज वगैरह आ जाता है तो एक सर्टेन फेज तक ये होता है। यूट्राइन ब्लीडिंग होता है बाकायदा, और प्राइमेट्स में होता है। तो ये ईस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिफरेंस है, ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। ठीक है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ईस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों। सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल व्हेन यू आर हैंडलिंग दिस ईस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। अच्छा, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट कौन होते हैं? देखो, प्राइमेट्स तो मंकी, एप्स ये हो गए जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका स्कल थोड़ा सा बड़ा होता है और ये स्नाउट नहीं होता है। सिंपल आपको मैं एक ऑब्जर्वेशन वाला वो बता रही हूँ, ठीक है, कि देखते ही आप समझ जाओ। नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं, जैसे कि ये स्नाउट ऐसे निकला हुआ होता है ना उनका, मोस्टली ऐसे ये पॉइंटेड रहता है, तो ये स्कल डिफरेंस तो यहीं आ गया। उसके अलावा इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग में थोड़े ह्यूमन से कम होते हैं, तो दे आर नॉन प्राइमेट्स, तो उनमें ईस्ट्रस साइकिल चलता है। ठीक है, तो ये हो गया। और उसी हिसाब से मैंने आपको अभी समझा ही दिया था कि मैमल और रिप्रोडक्टिव साइकिल फेवरेबल सीजन में जब होता है, दे आर सीजनल ब्रीडर, एंड दीज आर द कंटिन्यूस ब्रीडर्स जो ह्यूमंस होते हैं। ठीक है,
तो ये कंटिन्यूस ब्रीडर्स, दीज आर सीजनल ब्रीडर्स। तो आई थिंक काफ़ी सारा पॉइंट मैंने अभी कवर करा दिया है, और इससे रिलेटेड आगे CUET के लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमें चाहिए होंगे उसको लेके मैं आगे आपसे मिलती रहूँगी। तब तक आज के लिए आई थिंक इतना इनफ रहेगा। पढ़ो इस चीज़ को, ध्यान से समझो टॉपिक्स को, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं ला रही हूँ वो भी हम देखेंगे, ताकि आपको समझ जाए कि इन टॉपिक्स को हैंडल कैसे करना है। तब तक के लिए देखते रहो हमारे वीडियोज़ एंड बी विद अस। आई विल सी यू लेटर। थैंक यू।